Good afternoon, everyone. iTech India welcomes all the participants for today's special NDLS session on comprehensive guidance on viral load testing in PLHIV under NACP. Today's session will be in Hindi and requesting all the participants to please put their questions in the chat box. All questions will be addressed at the end of the session. We have with us today Dr. Bhavani Singh Kushwaha, sir, Deputy Director CST NACO, and Dr. Reshu Agarwal, ma'am, Technical Lead, HIV, Hepatitis and STI, Care and Treatment, WHO. I now request Dr. Bhavani Singh, sir, for the opening remarks. Thank you, ma'am. Hope I am audible. Yes, sir. गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले हमारे ASNDG मैडम की गाइडेंस से कुछ सेक्स को स्पेशल इंफॉर्मेशन भेजी गई थी जो कि वायरल लोड टेस्टिंग के बाबत थी। उसमें कुछ रिवाइज गाइडेंस हम लोगों ने दिया है और उसके पीछे का कारण ये था कि हम ये देख रहे थे कि वायरल लोड टेस्टिंग तो समय के साथ बढ़ी है, मगर उसके बाद जिन लोगों का वायरल लोड अनसप्रेस्ड होता है, उसके बाद किस फ्रीक्वेंसी पे वायरल लोड दोबारा होना चाहिए, इनहेंस एडजेंस काउंसलिंग किस फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए, किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उन सब के बारे में बहुत क्लैरिटी फील्ड में नहीं थी और समय समय पे लोग काफ़ी सारे सवाल पूछा करते थे। तो इसके लिए आज हमारे डॉक्टर ऋषु अग्रवाल मैडम जो WHO से हैं, उन्होंने पहले यही सेशन अंग्रेजी में किया था। आज वो आपको जो ये रिवाइज गाइडलाइन भेजी गई है, उस रिवाइज के गाइडलाइन के बारे में और डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। मैडम बड़े गुणी हैं, तो आप लोग जितना पूछेंगे आपके ज्ञान में उतना ही संवर्धन होगा। आपकी टाइमिंग्स के बारे में बताया जाएगा कि वायरल लोड टेस्टिंग कब करनी है, रिपीट वायरल लोड टेस्टिंग कब करनी है, EAC वगैरह के बारे में आप मैडम से जान पाएंगे। चूँकि प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकता है कुछ अलग अंतर आता है, या जब वो प्रेग्नेंट वुमेन है तब हमें कब वायरल लोड टेस्टिंग करनी है। बहुत सारे सवाल होते हैं, 32 का 31 में कर सकते हैं या 34 में कर सकते हैं। उस ढंग की जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैडम बहुत अच्छे से बताएंगी। इसके अलावा भी जब वायरल लोड 2 या 3 बार EAC के बाद अनसप्रेस्ड रहता है, तो आगे इस SF पे कब भेजना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कौन कोऑर्डिनेट करवा सकता है, इन सब के बारे में आपको और विस्तार से बताया जाएगा। तो ऋषु मैम, आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for the opening remarks. I now request Reshu, ma'am, to please start the session. थैंक यू सो मच श्वेता एंड थैंक्स डॉक्टर भवानी, आपने अच्छे से पूरा कॉन्टेक्स्ट सेट पहले ही कर दिया है। तो अब हम डॉक्टर भवानी जैसे पहले ही बता चुके हैं कि हम आज के सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम डायरेक्टली अपने आगे की बातों पर शिफ्ट करेंगे। तो ये आपको एक गाइडलाइन भेजा गया था नैको के द्वारा, ये OM सबको मिल गया होगा। इस OM बेसिकली 3 चीजें थी कि इसमें ये बताया गया था कि जो रूटीन वायरल लोड टेस्टिंग है उसका वो कब करना चाहिए, उसका टाइमिंग क्या रहना चाहिए। दूसरा कि जो पेशेंट्स अगर अडेयरेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है या अनसप्रेस्ड है तो उसका टाइमिंग क्या रहना चाहिए। और तीसरा, जब पेशेंट्स LFU होने के बाद वापस आते हैं ART में, जब हम उनको रीइनिशिएट करते हैं तो उन पेशेंट्स के साथ हमको क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। तो ये जो आपको OM भेजा गया था उसके साथ ये एक फ्लो डायग्राम भी भेजा गया था, ये एल्गोरिथम भेजा गया था। तो ये आपको OM और एल्गोरिथम आप सबको मिल गया होगा एंड आप सबने इसको पहले से देख रखा होगा। और अगर आप, मैं इसको आगे अपने स्लाइड्स में इसको आपको ज्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी, बट आप उसके बाद भी आपके कुछ प्रश्न रहते हैं तो वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी मैं पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि वायरल लोड टेस्टिंग करने के लिए जो पर्पस है उसका मेन पर्पस क्या होता है, हम क्यों वायरल लोड टेस्टिंग करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन ये पोल क्वेश्चन है। श्वेता, कैन यू? Yes, ma'am. Kiran sir, स्टार्ट द can पोल। we start the poll? या हम Ma'am, we'll end it ART, in 1 minute. ओके यस, हम ART इनिशिएट स्विच करने के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, इसके लिए हमारा ये मेन कारण है वायरल लोड करने का।
हम ये समझना चाहते हैं कि पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट को या नहीं, उसके लिए हम वायरल लोड करते हैं। या हम एआरटी सेंटर की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी क्वालिटी चल रही है एआरटी सेंटर पे, वो देखना चाहते हैं। इसमें से कुछ भी नहीं या सब कुछ। सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ई पोल अटेम्प्ट करें। आप अपनी स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं। एंडिंग ई पोल नाउ। श्वेता, पोल का रिजल्ट दिखा देंगे क्या? ओके, गुड। हाँ, तो आप लोगों ने ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है कि हम ये समझना चाहते हैं कि जो पेशेंट एआरटी पर है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है एआरटी को। और जो बाकी चीजें इसमें आपके ऑप्शंस थे सेकेंडरी है, वो हमारा मेन उद्देश्य नहीं होता है वायरल लोड टेस्ट करने के लिए। हमारा जो मेन उद्देश्य यही है कि जो भी पेशेंट है वो जिसको भी हम एआरटी पर स्टार्ट करते हैं उसका हम एक नियमित समय पर वायरल लोड करके देखना चाहते हैं कि वो एआरटी पर रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं और वायरली सप्रेस्ड है। और वायरली सप्रेस होने का मतलब है कि वो पेशेंट एआरटी पर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम वायरल लोड मॉनिटरिंग किन पेशेंट्स की करते हैं? तो जो हमारा अभी प्रोग्राम में जो वायरल लोड मॉनिटरिंग होता है वो HIV-1 इन्फेक्शन के लिए होता है। ये आपको पता होगा कि HIV-1 इन्फेक्शन भी होता है और HIV-2 इन्फेक्शन भी होता है। HIV-2 इन्फेक्शन हमारे देश में बहुत कम होता है। और हम जो अभी हमारा जो वायरल लोड टेस्टिंग का जो सुविधा है वो HIV-1 इन्फेक्शन के लिए है। सो जो भी पेशेंट्स जिन भी PLHIV को HIV-1 इन्फेक्शन है या HIV-1 और 2 दोनों है, उनको हम वायरल लोड टेस्टिंग करते हैं। जिन पेशेंट्स को सिर्फ HIV-2 का इन्फेक्शन है उनके लिए वायरल लोड टेस्टिंग नहीं किया जाता है, उनके लिए CD4 के द्वारा उनका मॉनिटरिंग किया जाता है। किरण सर, कैन वी हैव द सेकंड पोल? हाँ, ये आपका दूसरा क्विज है कि जो पेशेंट्स फर्स्ट लाइन ART पर है उनमें हम कितने अंतर पर वायरल लोड टेस्टिंग करते हैं। तो हर 6 महीने पे करते हैं, दूसरा ऑप्शन है हर 12 महीने में, तीसरा ऑप्शन है 6 महीने पर, 12 महीने पर और उसके बाद हर बार 1 साल के बाद, या फिर हम बेस लाइन पर करते हैं और उसके बाद हर 6 महीने पर करते हैं। Ending poll now. Please share the results. तो हम मैम, जब नए पेशेंट्स को ART पे इनिशिएट करते हैं, उन पेशेंट्स को हम ART इनिशिएट करने के बाद, ART शुरू करने के बाद 6 महीने पे टेस्ट करते हैं वायरल लोड के लिए, फिर 12 महीने पे करते हैं और उसके बाद हर 12 महीने पे या हर 1 साल में एक बार टेस्ट होता है। बेस लाइन पे हम टेस्ट नहीं करते हैं और जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहाँ पर गलत रिजल्ट है। तो काफी लोगों ने ए और बी भी मार्क किया है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 6 महीना, 12 महीना और उसके बाद
हर 12-12 महीने पे हम पेशेंट का वायरल लोड टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट Kiran कॉल। sir can, yeah. जो PLHIV सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन पर होते हैं, उन PLHIV का हम कब वायरल लोड करते हैं? हर 6 महीने पर, हर 12 महीने पर, या कोई भी फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है? जब भी कोई सिम्टम्स अपेयर होते हैं तब हम उनको टेस्ट करते हैं। Kiran sir, we can end the poll and share results. तो जो सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के पेशेंट्स होते हैं, उनमें हम हर 6 महीने पर उनका वायरल लोड टेस्टिंग करते हैं। तो जब भी हम उनको सेकेंड लाइन पे स्टार्ट करते हैं या थर्ड लाइन पे स्टार्ट करते हैं, हर 6-6 महीने पर उनका वायरल लोड टेस्ट करना होता है। और हम वेट नहीं करते सिम्टम्स आने का, 6 महीने पे हमको अपने आप से ही टेस्ट करना है। तो ये अनलाइक फर्स्ट लाइन में हम जो है शुरू में 6-6 महीने पर करते हैं, फिर 1 साल में करते हैं, बट सेकेंड लाइन के पेशेंट्स को हम हर 6-6 महीने में वायरल लोड टेस्ट करते हैं। Fourth question, please, sir. तो जो 30 to 36 वीक्स में प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट की बात होती है, तो इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है कि अगर हमने ये टेस्ट किया है लास्ट 6 महीने में तो हमको नहीं करने की जरूरत है? अगर प्रेग्नेंट वुमेन की अडेरेंस अच्छी है तो हमको ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है? ये टेस्ट हम बच्चे में एप्रोप्रिएट प्रोफाइलेक्सिस बताने के लिए करते हैं कि उनको सिंगल प्रोफाइलेक्सिस चाहिए या डुअल प्रोफाइलेक्सिस, या इसमें से सभी जवाब गलत है? So we can end e-poll. Please share the result. काफी लोगों ने सभी जवाब गलत भी ऑप्ट किया है। तो हम जो 32 to 36 वीक्स में जो टेस्ट करते हैं, वो हम जानना चाहते हैं कि डिलीवरी के पहले जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका वायरल लोड कितना है, और अगर वायरल लोड अनसप्रेस्ड होता है तो हम उसमें डुअल प्रोफाइलेक्सिस प्लान करते हैं। अगर सप्रेस्ड होता है तो एक ही ड्रग का प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, सिर्फ नेविडापिन का प्रोफाइलेक्सिस देते हैं। तो इसके लिए हमें डिलीवरी के पहले 32 से 36 वीक में सारी प्रेग्नेंट वुमेन का वायरल लोड टेस्ट करना होता है। तो ये जो बात हमने की, ये स्लाइड उसी को समराइज करती है कि फर्स्ट लाइन PLHIV में आपको 6 महीने पे, 12 महीने पे और उसके बाद हर 12-12 महीने पे टेस्ट करना होता है। सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन PLHIV में हर 6 महीने पर हमको टेस्ट करना होता है। और जब हम रूटीन वायरल लोड टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें अडेरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी कि हमको कब करना है, इस बात का अडेरेंस से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी भी PLHIV का वायरल लोड ड्यू है तो हम उस ड्यू डेट के हिसाब से उसका वायरल लोड करेंगे, अडेरेंस चाहे 95% से कम है या अडेरेंस ठीक है। तो बहुत जगह देखा गया है कि आप लोग जब तक अडेरेंस पेशेंट का अच्छा नहीं होता है वायरल लोड नहीं करते हो, ये मानकर कि वायरल लोड अच्छा नहीं होगा। बट हम यहाँ ये चाहते हैं कि
अगर अडेरेंस खराब है और वायरल लोड उसके बाद नॉन सप्रेस्ड आता है तो हम यहाँ पे प्रॉपर इंटरवेंशन कर सके। ठीक है, प्रेगनेंसी में जैसे मैंने बताया कि 32 से 36 वीक्स के बीच में हमको वायरल लोड करना होता है, और ये हम जो विमेन है उसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि जो इन्फेंट या अनबॉर्न बेबी है वो जब उसका जन्म होगा तो हम उसको कौन सा प्रोफाइलैक्सिस देंगे, सिंगल ड्रग प्रोफाइलैक्सिस देंगे या डुअल प्रोफाइलैक्सिस देंगे। जो भी पेशेंट को ट्रांजिशन किया जाता है, क्योंकि अभी बीच में काफी सारे गाइडलाइंस आए थे, या किसी भी पेशेंट को आप किसी भी कारण से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसको कोई दवा से कोई साइड इफेक्ट हो गया और उसकी दवा सब्स्टिट्यूट की जा रही है, तो अगर वो फर्स्ट लाइन में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो हम 6 महीना 12 महीने उसके बाद एनुअली वायरल लोड टेस्ट करेंगे, और अगर ये सब्स्टिट्यूशन या स्विच सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन के लिए हो रहा है तो 6 महीने में टेस्ट करेंगे। इसके अलावा नैको ने जो गाइडलाइन अभी निकाला है उसमें जो क्लिनिशियंस हैं उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि वो एडिशनल वायरल लोड अपने डिस्क्रिप्शन पे कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, कोई रीजन है, कुछ CD4 या वायरल लोड में कई बार डिस्कॉर्डेंस दिखता है, तो उन केसेस में अगर ART मेडिकल ऑफिसर्स को लगता है कि किसी भी टाइम में कोई एडिशनल वायरल लोड करने की जरूरत है तो वो वायरल लोड टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि जब जब वायरल लोड हम करते हैं और वायरल लोड का रिजल्ट जब आता है तो वो हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो इस स्लाइड में मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, और इसमें आप जो नीचे देख रहे हो वो ग्रीन जोन आपको दिख रहा है। ग्रीन जोन का मतलब है कि जब आपको रिजल्ट आता है उसमें TND लिखा होता है, टारगेट नॉट डिटेक्टेबल, मतलब कि वायरस जो है, हमने जब वायरस मेजर किया, वायरल लोड किया, तो जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस मशीन पे हमने वायरल लोड टेस्ट किया, वो उसको मेजर नहीं कर पाया, उसमें उसको कोई भी वायरस की मात्रा नहीं दिखी, तो इसको हम बोलते हैं कि दिस इज अनडिटेक्टेबल। और अभी जो हम इसके बारे में इसको इंटरप्रेट करने के लिए इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर ART जो है पेशेंट पर अच्छे से काम कर रही है, और पेशेंट की बॉडी में कोई भी मेजरेबल वायरस नहीं है, हम उसको नहीं मेजर कर पाए। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि HIV वायरस डिसअपेयर हो गया है। रिजर्वायर्स में हमेशा वायरस रहता है, और इसीलिए सभी पेशेंट्स को ART लाइफ लॉन्ग लेना होता है। तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी वायरल लोड TND आ जाता है तो पेशेंट को ये बताना कि आपकी दवाई आपके ऊपर काम कर रही है, और आपको दवा ऐसे ही लगातार लेनी है जिससे कि वो लगातार काम करती रहे, बिकॉज पेशेंट को ये इंप्रेशन नहीं मिलना चाहिए कि अभी वो दवा से ठीक हो गए हैं और उनको दवा नहीं लेना है। तो ये काउंसलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझे कि अनडिटेक्टेबल जब आता है रिजल्ट तो आप पेशेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि दवा काम कर रही है, लेकिन दवा का काम करने के लिए दवा हमको सुचारू रूप से लेनी है, रोज लेनी है और लाइफ लॉन्ग लेनी है। तो ये मैसेज हमेशा पेशेंट को जब भी वायरल लोड का रिजल्ट आता है उनको दीजिए। उसके अलावा जब टारगेट नॉट डिटेक्टेबल आता है या अनडिटेक्टेबल आता है, उससे एक बहुत बड़ा मैसेज जुड़ा हुआ है जिसको हम अभी U=U बोलते हैं, जिसका मतलब होता है अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल। तो अगर किसी PLHIV का वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है तो इसका मतलब उसका सेक्सुअल पार्टनर को वायरस ट्रांसमिट करने का जो रिस्क है वो 0 रिस्क होता है। तो ऐसे कंडीशंस में वायरस क्योंकि अनडिटेक्टेबल है, बॉडी फ्लूइड्स में वायरस नहीं है, तो वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है सेक्सुअल रूट से। दूसरा, जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है, ऐसे केसेस में अगर मदर का वायरस जो है वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है तो वो वहां पर हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं कि बहुत मिनिमल रिस्क होता है। तो ऑलमोस्ट अगर जो प्रेग्नेंट महिला है, अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो हमने 32-36 वीक्स में वायरल लोड टेस्ट किया है, अगर उसके हिसाब से वो अनडिटेक्टेबल है तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि बच्चे को HIV वायरस ट्रांसमिट होएगा। तो दूसरा कैटेगरी जो आपको यहाँ पे येलो में दिख रहा है वो है वायरल लोड लेस देन 1000। इसको हम बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में सप्रेस्ड वायरल लोड, की मतलब यहाँ पर PLHIV में ART काम तो कर रही है, बट स्टिल इसका मतलब ये है कि थोड़े बहुत कुछ अडेरेंस के इश्यूज हैं, और इन पेशेंट्स को हमको अडेरेंस के बारे में थोड़ा सा और काउंसिल करके उनको सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए बोलना होता है। फिर तीसरा ग्रुप जो है, ये ऊपर आपको रेड में दिख रहा है, इसको बोलते हैं वायरल लोड मोर देन 1000 कॉपीज पर
ml, और इसका मतलब है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम की लैंग्वेज में कि वायरल लोड नॉट सप्रेस्ड है, अनसप्रेस्ड वायरल लोड। और इसका मतलब इसमें इसको दो चीजें हो सकता है यहाँ पर, कि या तो पेशेंट की एआरटी जो है वो काम तो कर रही है, बट जो पेशेंट है वो एआरटी ठीक से नहीं ले रहा है, नॉट सप्रेशन का एक रीजन ये है। दूसरा ये भी हो सकता है कि एआरटी ही काम करना बंद कर चुकी है, क्योंकि पेशेंट में उस दवा के लिए कुछ रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गया है, और ये पेशेंट अब ट्रीटमेंट फेलियर किए जा रहा है, और इसके लिए हमको दवा को चेंज करने की जरूरत है। तो जब भी आपको नॉन सप्रेस या वायरल लोड मोर देन 1000 कॉपीज मिलता है, तो हमको इन दोनों चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। और मैं आगे बताऊंगी कि चांसेस किस चीज के ज्यादा होते हैं ऐसे केसेस में, जब भी हमको अभी प्रोग्राम में, बिकॉज हम अब काफी अच्छी बहुत रोबस्ट रेजिमेंट्स प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, तो उन केसेस में ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि पेशेंट जो है रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा हो। और अभी जो हमने स्टार्ट किया है डीटीजी, अभी लगभग सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, तो इट्स अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि इतनी जल्दी हमारे पेशेंट्स को डीटीजी के लिए ट्रीटमेंट फेलियर या रेजिस्टेंस होगा। तो जो भी हमारे पेशेंट्स का हमको वायरल लोड मोर देन 1000 कॉपीज मिल रहा है, 1000 कॉपीज से ज्यादा वायरल लोड मिल रहा है, तो उस केसेस में जहां तक हमारे पेशेंट्स का सवाल है, उसमें चांसेस यही है कि पेशेंट्स एआरटी ठीक से नहीं ले रहे हैं। Kiran sir, can we have the question number 5 poll? ये क्वेश्चन है कि अगर कोई पीएलएचआईवी एआरटी पर है, 6 महीना हो चुका है एआरटी पे, लेकिन अडेरेंस 95% से कम है, तो आप वायरल लोड कब करेंगे? पहला ऑप्शन है कि जब अडेरेंस 95% से ज्यादा हो जाएगी, इंप्रूव कर जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि जब उसका स्केड्यूल है, जब भी ड्यू वायरल लोड जो है टेस्ट ड्यू है, आप उसके हिसाब से उसका वायरल लोड करेंगे। अडेरेंसेस का कोई अडेरेंस के लिए उसका वेट नहीं करेंगे आप। आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में। Kiran sir, we can end now. इस सवाल का जवाब मैंने पिछली स्लाइड्स पे दे दिया था कि हमको जब रूटीन वायरल लोड की हम बात करते हैं, जो शेड्यूल्ड वायरल लोड होता है, वो जब भी स्केड्यूल्ड है तभी करना है, जब भी ड्यू डेट होता है। अडेरेंस के लिए हमको वेट नहीं करना होता है, लेकिन इसके बाद भी अभी बहुत सारे लोगों ने ये जवाब दिया है कि हमको अडेरेंस के लिए वेट करना है, अटेंडेंस के लिए वेट नहीं करना है। ठीक है, और हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इसके दो रीजंस हैं बेसिकली, कि हम अटेंडेंस के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, स्केड्यूल वायरल लोड जैसा जब भी है ड्यू तब करना है। एक रीजन इसमें यह है क्योंकि हम अगर पेशेंट का वायरल लोड नॉन सप्रेस्ड होता है, तो हम क्या करते हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए? क्या स्ट्रेटेजी होती है ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करने की? चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप लोग अपने आंसर्स। अगर पेशेंट्स का अडेरेंस अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे? यस, वेरी गुड।
हम ऐसे पेशेंट्स में अडेरेंस करते हैं, ईएसी करते हैं, एनहेंस्ड अडेरेंस काउंसलिंग या स्टेप अप काउंसलिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम सारे पेशेंट्स का एज पर स्केड्यूल वायरल लोड टेस्ट कर लें, और उसमें से अगर अभी भी कुछ पेशेंट्स नॉन सप्रेस्ड हैं तो हम उनको स्टेप अप काउंसलिंग कर सकें, उनका एनहेंस्ड अडेरेंस काउंसलिंग कर सकें और उनको फोकस्ड केयर दे सकें, क्योंकि अदरवाइज वो आपको कभी भी पता नहीं लगेगा कि कौन जो है अडेरेंस किसका इंप्रूव नहीं हो रहा है, और आप कभी भी फोकस इंटरवेंशन नहीं करेंगे इस ग्रुप के लिए। तो सारे पेशेंट्स का वायरल लोड टेस्ट कर लेंगे एज पर स्केड्यूल, और उसके बाद अगर उनका वायरल लोड नॉन सप्रेस्ड आता है, 1000 कॉपी से ज्यादा आता है, तो हम ऐसे पेशेंट्स का स्टेप अप काउंसलिंग जो है प्रायोरिटी पे कर सकते हैं। तो हम इस रीजन के लिए करना चाहते हैं। दूसरा, अगर हम देखते हैं हमको अपना हर लेवल का, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का या एआरटी सेंटर के लेवल पे 95 कैस्केड बनाना होता है। तो अगर हम पेशेंट्स को जो नॉन अडेरेंट हैं उनको उसमें इंक्लूड ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हम पेशेंट्स के लिए अंडर काउंट कर रहे हैं, और हमको कभी भी ये पता नहीं लगेगा कि हमारा 95 जो थर्ड 95 का स्टेटस एक्चुअली में क्या है। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारे पेशेंट्स का वायरल लोड रूटीन के हिसाब से करें, जो भी उनका स्केड्यूल आता है। और दूसरा जो प्रोग्राम में एक चीज देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स का जिनका अडियरेंस पुअर है, 95% से कम है, उनको आज तक, क्योंकि अभी अब वायरल लोड जो है प्रोग्राम में लगभग रूटीन वायरल लोड लगभग 7-8 साल से यूज हो रहा है, बट 7-8 साल में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको एक बार भी टेस्ट नहीं किया गया है, और रीजन यही बताया जाता है कि इनका अडियरेंस अच्छा नहीं है। तो इस ओएम के बाद आप सबको, ये सारे पेशेंट्स जिनका अडेरेंस कुछ भी हो, अगर वायरल लोड टेस्ट नहीं हुआ है, उनको प्रायोरिटी पे वायरल लोड टेस्ट करना है। अगर वायरल लोड टेस्ट करने के बाद वो नॉन सप्रेस्ड होते हैं तो उनका हमको स्टेप अप काउंसलिंग या ईएसी स्टार्ट करना है। तो अभी तक जो बात हम कर रहे थे वो बात थी कि हमको वायरल लोड का टाइमिंग क्या रखना है। अब हम बात करेंगे कि वायरल लोड का जब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, हमने वायरल लोड टेस्ट कर लिया, अब हम उस रिजल्ट के बाद हमको क्या करना है। तो आपको जो पुराना एल्गोरिथम सभी को याद होगा, ये 2021 की गाइडलाइंस में जो एल्गोरिथम था वो आपको दिया गया था कि आप वायरल लोड टेस्ट करते हैं, अगर 1000 कॉपीज से कम है मतलब पेशेंट वायरली सप्रेस्ड है, आप सेम ट्रीटमेंट पे कंटिन्यू कर देते हैं। अगर 1000 कॉपीज से ज्यादा है तो ऐसे पेशेंट्स का आप 3 महीने के लिए स्टेप अप काउंसलिंग या ईएसी करते हैं, और 3 महीने के बाद ये देखते हैं कि उनका अडेरेंस इंप्रूव हुआ है या नहीं। 3 महीने के बाद अगर अडेरेंस इंप्रूव हो गया तो आप वायरल लोड टेस्ट करते हैं, नहीं हुआ तो फिर हम ईएसी रिपीट करते हैं। तो अब इस एल्गोरिथम के बाद हमको ज्यादातर ये सवाल बार बार पूछा जाता था, प्रोग्राम मतलब फील्ड से आता था कि जो पीएलएचआईवी अनसप्रेस्ड है तो हम उनको कितने दिनों तक उनका हम ईएसी या स्टेप अप काउंसलिंग करते रहेंगे, कितने सेशंस हम करेंगे अगर उनका अडेरेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो ये सवाल को जवाब देने के लिए एंड आप इसमें देख सकते हो कि मैंने जो ये स्लाइड है, जो पुरानी एल्गोरिथम थी उसमें जो ये नो पार्ट है कि अडेरेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना है और कितने दिन तक वेट करना है, ये पार्ट क्लियर नहीं था। तो इसी पार्ट को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए नैको ने ये रिवाइज एल्गोरिथम दिया। तो ये रिवाइज एल्गोरिथम जो है, इन द एसेंस ये वही एल्गोरिथम है जो पहले हम यूज कर रहे थे, बट सिर्फ इसमें वो पार्ट जहां पर हमको ये क्लैरिटी नहीं थी कि नॉन अडेरेंट पेशेंट्स को हम क्या करेंगे, वो हमने यहाँ पे ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो अगर आप स्टार्टिंग से देखते हो तो आपने वायरल लोड टेस्ट किया, लेफ्ट साइड में जो हम कर रहे हैं कि अगर 1000 कॉपीज से वायरल लोड कम है, पेशेंट सप्रेस्ड है, मतलब हम सेम रेजिमेंट में पेशेंट को रखेंगे। ठीक है। अब राइट साइड में आप देख रहे हो जो ये पिंक बॉक्स दिख रहा है आपको, कि अगर 1000 कॉपीज से वायरल लोड ज्यादा है मतलब पेशेंट नॉन सप्रेस्ड है, तो हम इन सारे पेशेंट्स में जैसे पहले करते थे, हम 3 महीने के लिए इनका स्टेप अप काउंसलिंग या एनहेंस्ड अडेरेंस काउंसलिंग करेंगे। ठीक है। फिर राइट साइड में जो आपका पुराना एल्गोरिथम था वही चल रहा है कि अटेंडेंस अगर 3 महीने में 95% से ऊपर आ जाता है तो हम उनका वायरल लोड कर लेते हैं। वायरल लोड 1000 से अगर नीचे आ जाता है, सप्रेस आ जाता है, तो सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। 1000 से ऊपर रहता है तो हम सेसेप को ई रेफर कर देंगे। तो ये वाला पार्ट सेम रहा। लेकिन अब बात आती है जो मैंने आपको ये रेड कलर के बॉक्स में दिखाया हुआ है कि अगर आपने ईएसी शुरू किया, पेशेंट को 3 महीने तक ईएसी दिया, उसके बाद भी उसका अडेरेंस 95% के ऊपर नहीं आया, तो अब हम इन पेशेंट्स में क्या करेंगे,
इन पेशेंट्स का हम सेकेंड राउंड जो है ईएसी का स्टार्ट करेंगे और 3 महीने तक हम वो ईएसी दोबारा करेंगे। अब ये जो ईएसी होगा, जो उसको हम सेकेंड राउंड बोल रहे हैं, ये किसी डिफरेंट काउंसलर को करना है, जिससे क्योंकि पहला वाले काउंसलर ने जो किया था, ऑब्वियसली उस काउंसलर ने सब कुछ अपने तरफ से बेस्ट ट्राई किया होगा और उसका पेशेंट का अडेरेंस को इम्प्रूव करने में उतना जो है हमको रिजल्ट नहीं मिला। तो अब हम चाहते हैं कि हो सकता है कि दूसरे काउंसलर का बात पेशेंट को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, तो दूसरा काउंसलर से हमको ये कराना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो काउंसलिंग हो रहा है वो एमओ के डायरेक्ट सुपरविजन में होना है, ठीक है। और उसके बाद अब आप ऐसे पेशेंट्स में 3 महीने के बाद जो ईएसी का राउंड 2 है उसको आप कंप्लीट करके वायरल लोड टेस्ट कर लेंगे। वायरल लोड अगर सप्रेस्ड है तो सेम ट्रीटमेंट चलेगा पेशेंट का। वायरल लोड अगर नॉन सप्रेस्ड है तो फिर हम ऐसे पेशेंट्स को सैसेप पर रेफर कर देंगे। और नीचे आपको इसमें दिया गया है कि एस्टेरिस्क लगा के कि सैसेप का यहाँ पर काम जो है वो सिर्फ जो है पेशेंट का स्विच डिसाइड करना नहीं है कि उसका अगला रेजिमेंट क्या है। यहाँ पे सैसेप से ये एक्सपेक्टेड है कि वो पेशेंट का अच्छे से इन डेप्थ रिव्यू करेंगे, उसके अडहेरेंस ठीक ना होने के क्या कारण है उनको देखेंगे और उसके बाद ही डिसीजन देंगे। तो ये जो एल्गोरिथम है ये आपको मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया और इसमें हर स्टेप पे क्या प्रोसेस रहेगा उसका अभी हम आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे। अब ये क्विज क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि अडेरेंस जो है वो फर्स्ट लाइन के पेशेंट्स में बेटर होना चाहिए या सेकंड और थर्ड लाइन के पेशेंट्स में बेटर होगा? Kiran sir, can we have the question 6? Thank you. जो भी पार्टिसिपेंट्स चैट बॉक्स में आंसर्स डाल रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ई पोल पे भी आंसर्स डाल दें। Kiran sir, we can end the e poll and share the results. तो आप लोग में से लगभग 80% लोगों को लगता है कि फर्स्ट लाइन पे अडेरेंस अच्छा होगा और 20% को लगता है कि सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन पे अच्छा होगा। ये इसमें कोई भी गलत या सही आंसर नहीं है, बट ये इंडिविजुअल परसेप्शन है। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो हम प्रोग्राम में जो अभी रेजिमेंट यूज कर रहे हैं फर्स्ट लाइन में वो टीएलडी होता है, वो सिंगल पिल है। उसका साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमल है, अब बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं रिपोर्ट हो रहे हैं हमारे पेशेंट्स के अंदर अंदर में। और उसको आप किसी भी टाइम पर ले सकते हैं पेशेंट के कन्वीनियंस के हिसाब से। एफडीसी में अवेलेबल है। तो अगर हम ये सारा चीजें देखें तो सिर्फ अगर एक पिल रोज लेना है वो कंपैरेटिवली पेशेंट के लिए इजी होगा, इसलिए अडेरेंस फर्स्ट लाइन के लिए इजी है मैनेज करना। बट सेकेंड और थर्ड लाइन पे जैसे ही पेशेंट्स जाएंगे उनका पिल बर्डन बढ़ जाएगा, उनको अलग अलग दवा लेनी पड़ेगी, अलग अलग स्केड्यूल के हिसाब से लेनी पड़ेगी, कुछ दवा सुबह भी जाएगा कुछ शाम को भी जाएगा, उनके साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं। तो इस बात का जो रिस्क है अडेरेंस का वो कम होने का वो सेकेंड थर्ड लाइन में और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी पेशेंट का फर्स्ट लाइन पे ही अडेरेंस नहीं है तो ये एक्सपेक्ट करना कि हम उसको सेकेंड लाइन पे या थर्ड लाइन पे डाल देंगे तो उसका अडेरेंस इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए हम प्रोग्राम में ये चाहते हैं कि हमको पेशेंट्स को फर्स्ट लाइन पे सबसे ज्यादा प्रोलॉन्ग करना है। एक चीज जो
अभी प्रोग्राम में हो रहा है, हम सबसे जो हमारे प्रोग्राम में सबसे जो रोबस्ट दवा है, सबसे अच्छी दवा जो अवेलेबल है हमारे पास, हम अब उसको फर्स्ट लाइन में यूज कर रहे हैं। आपको जो लोग पहले से प्रोग्राम में, उनको याद होगा कि पहले हम सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में पीआई यूज करते थे, ज्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन यूज करते थे, और फर्स्ट लाइन वॉज कंपैरेटिवली वीकर। लेकिन अब हम फर्स्ट लाइन में सबसे अच्छी दवा यूज कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं प्रोग्राम में कि पेशेंट्स जो फर्स्ट लाइन पर है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक फर्स्ट लाइन पर रहे। और दूसरा ये है कि हमने ये सारे रेजिमेंट अभी नए नए स्टार्ट किए हैं, तो हमारे पेशेंट्स जो फर्स्ट लाइन पे स्टार्ट हो रहे हैं या फर्स्ट लाइन पर हैं, वो इतनी जल्दी जो है फेल नहीं करने चाहिए। ठीक है। तो अब ये जो आपको, जो मैंने एडिशनल आपको दिखाया था कि लाल रेड कलर के बॉक्स में जो दिखाया था कि ये एडिशनल पार्ट ऐड किया गया है वायरल लोड एल्गोरिथम में, तो ये जो एडिशनल पार्ट है इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ इसलिए ऐड किया गया है कि हम जो प्रोसेस है, जो पेशेंट्स अनसप्रेस्ड है उनको कैसे मैनेज करना है, उस प्रोसेस को ज्यादा अच्छे से बता सके और उसको थोड़ा टाइम बाउंड कर सके। दूसरा ये है कि जो ईएसी का या स्टेप अप काउंसलिंग का क्वालिटी है एआरटी सेंटर पे, उसको इम्प्रूव करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसका, इस एल्गोरिथम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पेशेंट्स को सेसेप को रेफर कर देंगे, पेशेंट का अडेरेंस इंप्रूव नहीं होगा और हम सेसेप को रेफर कर दें। तो हम ये चाहते हैं कि डे 1 से जब भी आप पेशेंट का स्टेप अप काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हो, एनहेंस्ड अडेरेंस काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हो, उसको आप डे 1 से ही क्वालिटी काउंसलिंग दें। और जो मेडिकल ऑफिसर है, एमओ या एसएमओ जो एआरटी सेंटर के हैं, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से उसमें एंगेज होंगे उस पेशेंट के मैनेजमेंट में। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अब जो हम नई रेजिमेंट्स यूज कर रहे हैं, टीएलडी के साथ हमारा जो नॉन सप्रेशन रेट है वो बहुत कम है। तो अगर आपके पेशेंट लोड ज्यादा भी है, तो ये वाला जो ग्रुप है जो नॉन सप्रेस्ड होगा, वो नंबर अभी बहुत कम होता है, 2% 3% होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। तो इस ग्रुप को हमको बहुत फोकस्ड केयर देना है, इसको फोकस में रखना है, प्रायोरिटी पर रखना है, और पूरा एआरटी टीम को, स्पेशली एसएमओ और एमओ का इसमें डे 1 से इंगेज होना है। तीसरा, हम ये नहीं चाहते कि जो अडेरेंस के इश्यूज हैं वो लंबे टाइम तक लिंगर करते रहे। तो हम चाहते हैं कि आप डे 1 से पेशेंट को अच्छे से अच्छी काउंसलिंग दें, और उसका जो काउंसलिंग अभी आप देंगे वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने पेशेंट को सिर्फ कह दे जैसे कि हाँ आपको अडहियर करना है, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई इश्यू है, अगर हमें वो रिजॉल्व नहीं करेगी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी ईएसी के है, जो काउंसलिंग है, वो इफेक्टिव हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, और जो अडहियरेंस का इशू है वो पहले दिन से ही रिजॉल्व होने लग जाए। एंड ऑब्वियसली ये दूसरा पर्पस मैंने जैसे बताया कि अगर कोई पेशेंट सचमुच अगर हो सकता है कि फेल कर रहा हो, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हो और उसको सेसेप जाने का जरूरत हो, तो हम इसलिए ये बहुत, मतलब हम एक बैलेंस रखना चाहते थे कि ना ही पेशेंट में अननेसेसरी स्विच हो, उसको अच्छे से ईएसी मिल पाए, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका हम निवारण कर पाए। और दूसरा, अगर पेशेंट को वाकई सेसेप से कंसल्टेशन चाहिए और अगर उसको सेकेंड लाइन स्टार्ट करने की जरूरत है, तो वो भी टाइमली स्टार्ट हो सके। अब इस जो एडिशनल पार्ट है एल्गोरिथम का, इसका ये मतलब बिल्कुल से नहीं है कि कि हमने अगर सेसेप, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो भी सेसेप है यहाँ पर सीओई और आरटी प्लस सेंटर्स, प्लीज नोट दैट कि यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी पेशेंट का अननेसेसरीली स्विच हो। यहाँ पे पर्पस जो है सेसेप को भेजने का ये है कि सेसेप उसका इनडेप्थ रिव्यू कर सके, पेशेंट की अडेरेंस का, क्लिनिकल कंडीशंस का, कोई क्लिनिकल कोई इश्यूज तो नहीं है, और बट सिर्फ यहाँ पे पर्पस नहीं है कि इमीडिएटली या अननेसेसरी आपको जो है पेशेंट को स्विच करना है नई रेजिमेंट पे। और तीसरा ये भी है कि क्योंकि हम सेसेप को भेज रहे हैं, तो सेसेप एक नया सेट ऑफ प्रोवाइडर है, क्योंकि पेशेंट एआरटी सेंटर पे लगातार जा रहा है एंड एआरटी सेंटर ने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया है। तो हम यहाँ चाहते हैं कि कई बारी जब पेशेंट का उसको कोई एक्सपर्ट पैनल देखता है, डिफरेंट सेट ऑफ प्रोवाइडर्स देखते हैं, तो हो सकता है जो मैसेजेस वो लोग देंगे तो उसकी वजह से पेशेंट का अडेरेंस इम्प्रूव करने लग जाए। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए ये एडिशनल पार्ट जो है एल्गोरिथम में बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि वायरल लोड नॉन सप्रेशन का मतलब फेलियर नहीं होता है।
और स्पेशली जब से डीटीजी रेजिमेन रोल आउट हुए हैं, तो जो अभी WHO का जो रिपोर्ट आया है ड्रग रेजिस्टेंस पर, उससे ही पता लगता है कि जितने भी पब्लिश ट्रायल्स हैं उसमें डीटीजी बेस्ड रेजिमेंट्स पे जो ड्रग रेजिस्टेंस का लेवल है वो बहुत कम होता है। तो जो ट्रीटमेंट, जो पेशेंट्स को जब हमने टीटीजी पे डाला था वो ऑलरेडी अगर एआरटी पर थे, तो उन केसेस में जो है, अगर वो एआरटी पे उस टाइम पे नॉन सप्रेस थे जब हमने उनको ट्रांजिशन किया था, मतलब वो उस टाइम पर ही फेल कर रहे थे, तो ऐसे पेशेंट्स में जो है सिर्फ 1.6% ड्रग रेजिस्टेंस का लेवल है। और जो नए पेशेंट्स हैं या जो पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट पर थे, एआरटी पर थे और उनको और वायरली सप्रेस थे जब हमने उनको डीटीजी रेजिमेन पे डाला था, उन वाले पेशेंट्स में जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 0.1% से भी बहुत कम है। तो ये बहुत एश्योरिंग फाइंडिंग है कि हम ये देखते हैं कि बहुत जल्दी से पेशेंट्स जो डीटीजी पे डाले जाते हैं उनमें बहुत जल्दी से रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता है, म्यूटेशंस इतनी जल्दी से नहीं होते। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वालिटी ऑफ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत क्रिटिकल इंडिकेटर इसमें होता है कि ऑन टाइम पिल पिकअप, कि पेशेंट्स टाइम पर ड्रग्स अपनी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनका रिटेंशन कैसा है एआरटी पे, वायरल लोड टेस्टिंग का हमारा कवरेज कैसा है, जैसे हमने बोला कि अटेंडेंस अच्छा है या नहीं है, हमको सभी को टेस्ट करना है, तो वो इंपॉर्टेंट है बहुत। और टाइमली सेकंड वायरल लोड अगर ईएसी हो दिया है तो हम उसको वायरल लोड करें और वायरल लोड सप्रेशन रेट्स देखें। तो ये हमारे कुछ क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं और ये आपके स्कोर कार्ड की भी इंडिकेटर्स हैं। अगर आप, और मुझे पता है कि आप लोग सब स्कोर कार्ड अपना मेंटेन कर रहे हो, तो देन यू कैन रियलाइज कि अगर ये इंडिकेटर्स में आपका सेंटर ग्रीन है तो ऑब्वियसली आपके सेंटर का वायरल लोड सप्रेशन रेट भी अच्छा होगा, आपके पेशेंट्स के का वायरल लोड सप्रेशन रेट भी अच्छा होगा। अब जब हम कह रहे हैं कि अनसप्रेस्ड वायरल लोड है और हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि डीटीजी पे म्यूटेशन होने के, ड्रग रेजिस्टेंस होने के चांसेस इतनी जल्दी अभी बहुत कम है, तो अब हमारे जो पेशेंट्स अनसप्रेस्ड हैं उसमें क्या रीजंस हो सकते हैं, पॉसिबल रीजंस। तो एक रीजन तो मैंने जैसे बताया कि ओवरऑल वो एआरटी ठीक से लेते नहीं है, उनका पुअर अडेरेंस है, तो वो रेगुलरली एआरटी नहीं लेते हैं जैसे उनको प्रिस्क्राइब किया गया है। दूसरा, वो ऑन टाइम नहीं आते, इरेगुलरली आते हैं कि हर बारी जो है पिल पिकअप उनका, मतलब सपोज उनको आना था 6 तारीख को तो वो 10 तारीख को आएंगे, तो वो 3 दिन का इन्होंने मिस किया। फिर अगले महीने में उनको आना था 10 तारीख को, वो 14 तारीख को आएंगे, तो वो हर बारी जो है कुछ दिन जो है लेट आते हैं, हर बारी जो है दवाई अपनी मिस करते हैं। वो एआरटी सेंटर आते हैं हर महीने बट लेट लेट आते हैं, हर हर महीने अपने जो पिकअप का ड्यू डेट है उसको वो मेंटेन नहीं करते हैं। और तीसरा है कि जो पेशेंट्स मिस होते हैं या एलएपयू होते हैं, तो इन सारे पेशेंट्स में ऑब्वियसली नॉन सप्रेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा एक जो और चीज देखा गया है कि पेशेंट्स में अडेरेंस तो है लेकिन सब ऑप्टिमल अडेरेंस है या पार्शियल अडेरेंस है, ये उन पेशेंट्स पे देखा जाता है कि जो पेशेंट्स को हम जो मल्टीपल ड्रग्स पे होते हैं, जैसे सपोज कोई जेडएलडी पर है तो अब उनको जेडएल जो है दिन में 2 बार लेना है, डीटीजी 1 बार लेना है, और अलग अलग गोलियां हैं, तो कई बार उनको लगता है कि नहीं ये दवा मुझे सूट नहीं कर रही है, इससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, या उनको समझ नहीं आया, शायद वो पहले सिंगल ड्रग लेते थे दिन में, तो अभी उनको ये समझ नहीं आया कि उनको अब दिन में 2 बार दवा लेना है। तो जब भी इस तरीके के चेंजेस होते हैं और पेशेंट को मल्टीपल दवाइयां लेना होता है, मल्टीपल टाइम पर लेना होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में चांसेस कई बार होते हैं कि वो सारी दवाई ठीक से नहीं लेते हैं। तो जब भी हम पिल काउंट पे, अडेरेंस मॉनिटरिंग पे ट्रेनिंग करते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि पेशेंट को जितनी भी गोलियां लेनी है सबका अडेरेंस सबको अलग अलग पिल काउंट करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पेशेंट से अडेरेंस काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको स्टेप अप काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको पूछिए कि वो सारी दवा ले रहा था ठीक से जैसे उसको बताया गया था, या एक ले रहा था या 2 ले रहा था। तो ये पीस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, पेशेंट्स को कई बार देखा गया है कि क्योंकि डीटीजी बेस्ड रेजिमेंट का कुछ जो एंटी एसिड्स होते हैं या मल्टीविटामिन होते हैं, उनके साथ उनके कुछ इंटरेक्शंस है जिसकी वजह से डीटीजी जो एआरटी है उसका कम होता है। तो हमेशा जो है डीटीजी जो है या तो 2 घंटे पहले देना होता है डीटीजी बेस्ड एआरटी, या
Excuse me, ma'am. एंटासिड्स ले रहा है, मल्टीविटामिन्स ले रहा है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहा है, आयरन सप्लीमेंट्स ले रहा है या कोई और मिनरल सप्लीमेंट्स ले रहा है, तो इन पेशेंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप देखते हैं कि पेशेंट्स अनसप्रेस्ड है, प्लीज उसको पूछिए, क्योंकि कई बार आपने या यस श्वेता Ma'am, there was a bit of Shweta? audio. Yeah, there was a bit of audio issue, ma'am. Clear now. श्वेता am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Hello? श्वेता am I Ma'am, you're audible. audible? Ma'am, you're audible. Requesting participants to kindly bear with us. I'll just repeat. So, I think C point was not Yes. clear. Shweta, I Right, think ma'am. Right, ma'am. where did I lose the C connection? point. C point, ma'am. Ma'am, you're audible. Right. Okay. Yeah. I've switched off my camera. Maybe I'll have a better bandwidth. So, जो तीसरा रीजन देखा जाता है कि ड्रग इंटरैक्शन, तो कई बार पेशेंट जो है वो कोई कैल्शियम सॉल्ट, कोई एंटासिड्स, कोई आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां या मल्टीविटामिन्स ये सब ले रहे होते हैं, और कई बार एआरटी सेंटर को ये पता नहीं होता क्योंकि पेशेंट्स अपने आप से भी ले लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब अभी हमारे पास अनसप्रेस पेशेंट आता है, उसको ये पूछना कि आप ऐसा कोई दवा तो नहीं ले रहे हैं, और जो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना सारी गोलियां इकट्ठे खा लेना, तो बहुत सारे पेशेंट और एक ही बार में सारा खा लिया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एआरटी है उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है बॉडी में, इट्स नॉट अवेलेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा चीज होता है कि अगर पेशेंट टीबी के ड्रग्स पर है तो उसको 50 मिलीग्राम टीटीजी एक्स्ट्रा देना होता है जब तक उसका 2 हफ्ते के बाद तक, जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है टीबी का। तो ये कई बार पेशेंट्स को भी मिस कर देते हैं क्योंकि उनका टीबी का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, उनका रेगुलर एआरटी भी चल रहा है, और तीसरा ये उनको एक 50 मिलीग्राम टीटीजी भी लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका पेशेंट नॉन सप्रेस्ड है उसको पूछिए कि वो साथ में और क्या क्या दवाई ले रहा था, उसका कोई ड्रग इंटरैक्शन तो नहीं है, और दूसरा कोई ऐसी दवाई तो नहीं ले रहा था जिसके साथ उसको एक्स्ट्रा डोज लेने की जरूरत थी और वो नहीं ले रहा है। तो ये स्लाइड मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, और मुझे लगता है कि आप लोग भी सब अपने सेंटर्स पे ये सी कैस्केड बनाते होंगे। तो ये किसी एक स्टेट का कैस्केड है जहाँ पे ये लोग काफी अच्छे से मेंटेन करते हैं कि जो अनसप्रेस्ड पेशेंट्स हैं उसमें कितने लोगों का ईएसी स्टार्ट हुआ, कितने लोगों ने कंप्लीट किया, चौथा बार है कि कितने लोगों का कंप्लीट करने के बाद दोबारा रिपीट वायरल लोड हुआ। तो यहाँ पर जो है लगभग 15,000 लोग अनसप्रेस्ड स्टेट में, और 80% का रिपीट वायरल लोड हुआ, अच्छे से सबका ईएसी हुआ। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि जो ये 5वां बार है जिसमें आपको ग्रीन दिख रहा है, तो इससे ये पता लगता है कि जब आप ईएसी करते हो अच्छे से तो उसके बाद 85% पेशेंट्स आपके सप्रेस हो गए और 15% नॉन सप्रेस्ड रहे। तो ये वाला जो डेटा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जब ये ओएम नहीं गया था ये तब का है। तो इसका मतलब ये है कि हम रेगुलरली अच्छे से अगर एसी करते हैं तो 15% पेशेंट्स तो हमारे वैसे ही सप्रेस हो जाते, वो सॉरी 85% पेशेंट्स हमारे सप्रेस हो जाते हैं। एंड ये नंबर और बढ़ सकता है अगर आप अपना थोड़ा सा क्वालिटी पर और ध्यान दें, अपना एसी का जो टेक्निक है और और ज्यादा थोड़ा सा सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाए। तो उसकी वजह अगर थोड़ा सा हम ईएसी पे थोड़ा सा और काम करेंगे और ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है। पेशेंट जो है वायरली नॉन सप्रेस्ड रहे और उनको जब सैसेप को रेफर किया गया तो उसमें से सिर्फ कुछ ही पेशेंट्स को सेकेंड लाइन की जरूरत थी, बाकी पेशेंट्स को कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट कह के
जो है सैसेप ने भी उनको वापस भेजा। तो ये हमको ये बताता है कि अगर पहला मैसेज इस स्लाइड को ये है कि आप लोग अगर इस तरीके का अपना सेंटर का डेटा मेंटेन करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके जो पेशेंट्स हैं जो अनसप्रेस्ड हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उनका क्या स्टेटस है और वो कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। और दूसरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मतलब ये आपके लिए एक लेसन है कि अगर अच्छे से हम EAC करेंगे तो हमारा जो वायरल लोड सप्रेशन रेट है हमारे ART सेंटर में वो काफी हद तक इम्प्रूव हो सकता है और ज्यादातर पेशेंट्स को सेकेंड लाइन नहीं चाहिए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि हमारा एक्चुअली ड्रग रेजिस्टेंस लेवल जो है बहुत कम होता है। ज्यादातर पेशेंट्स में नॉन सप्रेशन का रीजन हमको पुअर अडेरेंस मिलेगा या कोई ड्रग ड्रग इंटरेक्शन मिलेगा जिसकी वजह से वो दवाई ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो हम अगर इन दो इश्यूज को अगर एड्रेस करेंगे तो हम अननेसेसरी के स्विचेस अवॉइड कर सकते हैं। आप लोग को ये सब बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए कि जो पेशेंट्स अगर सिर्फ अडियरेंस की वजह से नॉन सप्रेस है उन पेशेंट्स को अगर आप स्विच भी कर दोगे तो आप उनका कुछ भला नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन पे भी नॉन अडेरेंट थे, वो सेकंड लाइन पे भी नॉन अडेरेंट रहेंगे। तो वो पहले उन्होंने फर्स्ट लाइन के लिए नॉन रिस्पॉन्डर बन गए, फिर वो सेकंड लाइन के लिए बन जाएंगे। तो इनसे हम ऐसे पेशेंट्स का कोई भला नहीं कर रहे हैं। तो हम अगर हम वाकई में पेशेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमको अपना EAC का क्वालिटी बढ़ाना होगा। दूसरा जो चीज मैंने आपको बताई थी कि पिल पिकअप टाइम पर कर रहे हैं या नहीं पेशेंट्स। लगता तो ये है कि ये पेशेंट लगातार आते हैं, कभी LFU नहीं बने, बट ऐसे कई बार होता है कि पेशेंट जो है बार बार मिस कर रहे हैं। और ये हमने जो डेटा NACO ने एनालाइज किया लगभग 8,000 पेशेंट्स का, इसमें ये देखा गया कि जो अनसप्रेस्ड पेशेंट्स थे 8,000 उसमें से 85% पेशेंट्स ऐसे थे जो बार बार ही अपना ड्यू डेट को मिस करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और ये प्रिवेंशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके पेशेंट्स आते हैं ART सेंटर में आप दवा लेने के लिए, आप उनका ड्यू डेट से उसको कंपेयर करिए। अगर वो हर बार टाइम से नहीं आ रहे, उनको प्लीज काउंसिल करिए कि आपको ड्यू डेट पे आना बहुत जरूरी है। और अगर पेशेंट इस तरीके से ही मेंटेन करते रहेंगे कि हाँ बीच में दवाई मतलब ऑन एंड ऑफ दवाई लेते रहेंगे ना, बार बार कम ठीक से दवाई नहीं लेंगे, कुछ दिनों के लिए मिस करेंगे या बार बार जो है वो मिस या LFU हो जाएंगे, तो ऐसे पेशेंट्स फिर लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि इनके म्यूटेशंस भी डेवलप होने लगेंगे और इनके वाकई पेशेंट जो है ट्रीटमेंट के लिए फेल करने लग जाएंगे। तो ये आपके ऑपरेशनल गाइडलाइन में ये एक चार्ट दिया हुआ है कि जो भी पेशेंट अगर मिस होते हैं तो उनका ट्रैकिंग करना होता है। एंड ये ट्रैकिंग जो है जिस दिन पेशेंट को आना था अगर वो उस दिन नहीं आया है, क्योंकि हम पेशेंट को 2 दिन का एक्स्ट्रा दवा देते हैं ना, ड्यू डेट इस हिसाब से देते हैं कि जब भी उसका ड्यू डेट होता है उस टाइम पे उसके पास 2 दिन की दवा होनी चाहिए। तो अगर आपका पेशेंट जिस दिन उसको आना था उस दिन नहीं आया है, उसी दिन आपको शाम को कॉल कर लेना चाहिए जिससे कि वो पेशेंट उस 2 दिन में वापस आ जाए। तो मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये सबके पास ये एल्गोरिदम अवेलेबल है, गाइडलाइन में है, प्लीज इसको फॉलो करिए। अगर आपके पास जो आपका पेशेंट्स है उनका डेली फॉलोअप होना चाहिए, पिल पिकअप्स मिस नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर पेशेंट अपने पिल पिकअप्स मिस करेंगे तो ऑब्वियसली वो नॉन अडेरेंस की तरफ और वो नॉन सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि AC में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे ही वायरल लोड टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो पहले तो अनसप्रेस्ड पेशेंट्स का एक लाइन लिस्ट बनाना है कि जिन भी पेशेंट्स का वायरल लोड 1,000 से ज्यादा है उनका लाइन लिस्ट बनाना है। ये लाइन लिस्ट आपको काउंसलर के साथ शेयर करना है, डेटा मैनेजर को। और आप लोग अपने सेंटर्स में जो पेशेंट सेंट्रिक पैकेजेस हैं ABC, वो होपफुली सभी लोग फॉलो कर रहे होंगे। तो जो भी पेशेंट जो है नॉन सप्रेस पेशेंट्स के साथ डील करता है, जो काउंसलर या पैकेज C का जो काउंसलर है, उसको ये लिस्ट देना है और उसको उस काउंसलर का ये जिम्मेदारी है कि इन पेशेंट्स को कॉल करके ART सेंटर आने के लिए बोलेंगे। हम वेट नहीं करना चाहते क्योंकि पेशेंट्स का अडेरेंस खराब है। अभी रिपोर्ट आपके पास आ गया, पेशेंट का जो ड्यू डेट है वो सपोज 20 दिन के बाद है, तो आप फालतू के लिए 20 दिन के लिए वेट नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि पेशेंट को बुलाएंगे और पेशेंट का हम EAC उसी दिन से स्टार्ट कर देंगे। तो फिर और ये जो EAC है वो हमको 3 महीने तक करना है। इस EAC में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट का जो बैरियर है अडेरेंस के लिए, कि वो किस वजह से अडेरेंट नहीं हो पा रहा है, वो बैरियर उसको ढूंढना है हमको और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ऑल EAC सेशन जो है वो एक ही काउंसलर को लेने हैं, सो दैट जो भी बात हो रहा है पेशेंट के साथ वो
उसका एक कंटिन्यूटी रह सके, क्योंकि रेपो बनाने में बहुत टाइम लगता है, पेशेंट बहुत मुश्किल से अपनी बात खुलकर बता पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक ही काउंसलर जो है वो काउंसलिंग करे, और जो भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, जो भी उसको बता रहे हैं पेशेंट को, वो जो काउंसलिंग फॉर्म है, स्टेप अप काउंसलिंग फॉर्म आपके गाइडलाइंस में, वो सारे नॉन सप्रेस पेशेंट्स के लिए आपको मेंटेन करना है। आपके पास रेकनर भी है, ईएसी फॉर्म भी है, उसको आप लोगों को यूज करना है। और जो दो इम्पोर्टेंट बातें यही है कि एसएमओ का इन्वॉल्वमेंट जो है वो डे 1 से होना चाहिए। ये काउंसलिंग जो है आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड काउंसलिंग होना चाहिए, जस्ट ये बताने के लिए कि हाँ आप ट्रीटमेंट लो, इसके लिए नहीं होना चाहिए। एक्चुअली आपको असेस करना है कि पेशेंट में क्या रीजन है जिसकी वजह से पेशेंट जो है ट्रीटमेंट अपना ठीक से नहीं ले पा रहा है, ट्रीटमेंट को अडहेयर नहीं कर पा रहा है। ये रेडी रखना आपकी गाइडलाइन में, इसको आप अपना टेबल पे भी लगा सकते हैं। और अगर हम ईएसी सेशन का बात करें तो ईएसी सेशन में राइट साइड में जो दिया हुआ है कि सबसे पहले ऑब्वियसली आपको पिल काउंट करना है और अपॉइंटमेंट अडेयरेंस देखना है कि पेशेंट बार बार अपना ड्यू डेट को मिस तो नहीं करता है। पेशेंट का जो है उसको कितनी इंफॉर्मेशन है एआरटी के बारे में, उसको एआरटी कब तक लेना है, कैसे लेना है, और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वायरल लोड नॉन सप्रेशन होने के क्या रीजन हो सकते हैं। फिर ये देखना है कि पेशेंट नॉन अडेरेंट है तो क्या रीजन हो सकता है कि उसको समझ नहीं आता कि कब दवा लेना है, कि क्या टाइमिंग के बारे में उसको कुछ इश्यू है, उसका कोई मोटिवेशन नहीं है, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं दवा के, उसके टाइमिंग जो है उसके वर्क टाइमिंग से, स्कूल टाइमिंग से इंटरफेयर करते हैं, कुछ स्टिग्मा है, पेशेंट को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, डिप्रेशन हो गया, एडिक्शन हो गया, वो देखना है। और कोई कॉन्कॉमिटेंट मेडिकेशन पर तो नहीं है पेशेंट कि कोई दवा खा रहा है और जिसकी वजह से एआरटी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीजें, उसमें क्या बैरियर्स हो सकते हैं अडेयरेंस के लिए, वो हमको देखना है। फिर पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेशेंट से पूछना है। पेशेंट का जो भी केयर गिवर है उसको भी इन्वॉल्व करना है आपको ईएसी में। और अगर पेशेंट का फैमिली मेंबर्स भी हैं तो हमको एक फैमिली सेंट्रिक अप्रोच भी रखना चाहिए, क्योंकि कई बारी बच्चों में, विमेन में ये होता है कि उनके जो सबके डेट्स अलाइन नहीं होते हैं और कई बारी वो लोग मिस करते हैं, क्योंकि सपोज वो एक ही बार में आएंगे, अपने हस्बैंड के साथ आएंगे, तो इस वजह से, क्योंकि हमने एआरटी सेंटर की तरफ से डेट्स अलाइन नहीं किए होते हैं, वी आर नॉट फॉलोइंग फैमिली सेंट्रिक अप्रोच, इसलिए पेशेंट्स को कई बारी इश्यूज आते हैं। तो वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और केयर गिवर का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पेशेंट का हिस्ट्री कि वो उसको कोई क्लिनिकल इश्यूज तो नहीं है, उसको जो चीजें बताई जाती हैं वो उसने फॉलो की है, उसको कहीं रेफर किया गया था वो उसने फॉलो किया है या नहीं किया है, वो सब देखना है। और पेशेंट का इश्यूज के हिसाब से उसको एक अडेयरेंस प्लान आपको बनाकर मतलब उसको एडवाइस करना है। लेफ्ट साइड में ये आपका ईएसी फॉर्म दिया हुआ है, इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं भरना होता है, ज्यादातर चीजें आपको चेक बॉक्स हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप वो चेक बॉक्स भी टिक कर देंगे। तो ये आपके अगली बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता रहता है कि आपने इस पेशेंट को क्या एडवाइस किया था, उस पेशेंट ने आपको क्या बैरियर बताया था। तो ये फॉलो अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो भी आप डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको ईएसी फॉर्म में डॉक्यूमेंट करना है, और ये ईएसी फॉर्म सारे पेशेंट्स के वाइट कार्ड में लगाना है। दूसरा हो जाता है ईएसी 2। अब दूसरे महीने में जब पेशेंट आता है तो फिर आपने जो उसको पिछली बार ही बताया था वो चीज उसने फॉलो की या नहीं की, अभी उसका अडेयरेंस कैसा है। अगर कुछ इश्यूज अभी भी चल रहे हैं पेशेंट को, तो हमको ये देखना है कि उसका जो अडेयरेंस प्लान हमने उसको बताया था वो हम उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई करें। और अगर पेशेंट का अडेयरेंस अच्छा था तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसको एनकरेज करिए कि हाँ आपने पिछली बार से अभी दवा आप अच्छे से ले रहे हो, आप वैसे ही लेते रहिए। और ऑब्वियसली पिल काउंट करना बहुत जरूरी है, और जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो ईएसी फॉर्म में और वाइट कार्ड में रिकॉर्ड करना है। फिर सेशन 3 में जब पेशेंट को आप तीसरे महीने में बुलाते हैं, आप सेम जो आपने सेशन 2 में किया था उसी तरीके से देखेंगे कि पेशेंट का अडेयरेंस ठीक है या नहीं, उसको कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, और अगर कुछ चीजों को आपको मॉडिफाई करने की, उसको एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है, कुछ और नया बैरियर आ गया उसको एड्रेस करने की जरूरत है, वो देखेंगे। तो 3 महीने में अगर, और उसके बाद अगर जब 3 महीने हो जाते हैं तो जब चौथे महीने में पेशेंट आता है तो हमको ये देखना है कि पेशेंट का अभी अडेयरेंस कितना है। अगर 95% के ऊपर अडेयरेंस है तीनों महीने में, पिछले 3 महीने में, तो हम उसको वायरल लोड के लिए भेज देते हैं। और अगर वायरल लोड उसका 1000 कॉपीज से जो है कम है तो कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट उसका कंटिन्यू रहता है। अगर 1000 कॉपीज से ज्यादा है, मतलब
नॉन सप्रेस्ड है तो हम उसको सेसेप को भेज देते हैं। अगर एडेरेंस अच्छा नहीं है पेशेंट का, 95% के नीचे है, तो हम ऐसे पेशेंट्स में ईएसी का फर्दर राउंड्स करेंगे, और सेशंस करेंगे। ये जो है एक टेम्पलेट है, लाइन लिस्ट आपके अगेन ऑपरेशनल गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि जो भी नॉन सप्रेस्ड पेशेंट्स हैं उनका लाइन लिस्ट आपके पास होना चाहिए, और उनका किस किस दिन आपने स्टेप अप काउंसलिंग किया, कब उनका रिपीट वायरल लोड हुआ, ये सारे डिटेल्स आपके पास रहने चाहिए। अगर आप ये डिटेल मेंटेन करेंगे तो जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था वो आप अपने अपने ग्राफ सेंटर्स के लिए वो ग्राफ मेंटेन कर सकते हैं। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि हमको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। तो प्रोग्राम ने भी ये बात पर बहुत अच्छे से विचार किया कि कई बार जो चीजें हैं हम कहते हैं तो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है, लेकिन वो सॉल्यूशन हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो कई बार तो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, बट कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि कई बार पेशेंट जो है वो नहीं आ पाता क्योंकि उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, फाइनेंशियल रीजंस होते हैं, उसके पास पैसा नहीं है ट्रैवल करने के लिए, उसके पास कोई केयर गिवर नहीं है जो उसको ट्रैवल में साथ आ सकता है, या उनके काम का या वर्क का शेड्यूल ऐसा है कि वो दवा लेने एआरटी सेंटर पर नहीं आ सकते। तो अगर ऐसे केसेस में केस टू केस बेसिस पे एआरटी, एसएमओ, एमओ डिसाइड कर सकते हैं, और प्रोग्राम उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर उनको लिंक एआरटी सेंटर पे आपको रजिस्टर करना है तो आप उनको लिंक एआरटी सेंटर पे भी उनको रेफर कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप देख सकते हैं कि अगर आप इनके ये इश्यूज सॉर्ट नहीं करेंगे तो पेशेंट अडेरेंट नहीं रह पाएगा। अगर वो नहीं आ सकता फाइनेंशियल कारण की वजह से एआरटी सेंटर, तो अगर हम जब तक उसको एआरटी उसके घर के पास नहीं देंगे तो वो इश्यू सॉर्ट नहीं होगा। तो हमें हर तरीके से देखना है, तो प्रोग्राम जितना फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता था प्रोग्राम ने इस तरीके से दिया है, लेकिन जो बाकी इश्यूज हैं वो आपको अपने लेवल पर देखना होगा कि आप किस तरीके से उनके जो भी इश्यूज हैं उनके लिए आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जब हमने 3 महीने का काउंसलिंग कर लिया और हमने देखा कि पेशेंट का जो अडेरेंस है वो 95% से ज्यादा नहीं इम्प्रूव नहीं हो रहा है, मतलब अडेरेंस स्टिल 95% से कम है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो है हम ईएससी 2 या अगले 3 महीने के लिए फिर से स्टेप अप काउंसलिंग करेंगे, और इस बार और थोड़ा इंटेंसिव करेंगे। इस बार ये एक्सपेक्टेड है कि आप जो आउटरीच वर्कर्स हैं आपके पास, सीएससी के आउटरीच वर्कर्स हैं, या इवन जो एआरटी के भी काउंसलर्स हैं, वो थोड़ा ज्यादा पेशेंट के टच में रहे, थोड़ी सी एनहांस स्ट्रेटेजीज को यूज करें, सो दैट आप अगर पेशेंट को रिमाइंडर देने की जरूरत है, पेशेंट को होम विजिट करके काउंसिल करने की जरूरत है, तो आप उसके लिए आप या तो खुद फोन कर सकते हैं या सीएससी के आउटरीच वर्कर से हेल्प ले सकते हैं। बट ये वाला जो मतलब ये आपने देखा कि आपने जो फर्स्ट टाइम किया था, यू ट्राइड योर बेस्ट, उससे नहीं हुआ, तो अब आप और ज्यादा इंटेंसिफाई करना चाहते हो अपने काउंसलिंग को, और पेशेंट के साथ ज्यादा रेगुलर टच में रहना चाहते हो। ठीक है, और अगेन जब ईएसी 2 हो रहा है तो ऑब्वियसली एसएमओ एमओ का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है, और जो भी अडेरेंस है मतलब वो आइडेंटिफाई करने में एसएमओ एमओ को भी हेल्प करना है, उनको भी देखना है कि क्या इश्यूज हैं, ऐसे पेशेंट्स को स्पेशल अटेंशन देना है। और बेसिकली ये देखा गया है कि कई कई बारी ऐसे पेशेंट्स को मतलब भूल जा रहे हैं या उनको कुछ इश्यूज हैं, तो आप हर हफ्ते फोन करके पूछ लेंगे कि हाँ भाई आप दवा ठीक से ले रहे हैं या नहीं। कई बारी पेशेंट्स को इवन डेली कॉल्स भी चाहिए होता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज ऐसे पेशेंट्स में काम करेगी। लेकिन जो हमारा डेटा ये कहता है कि जब भी आपका पेशेंट आते हो तो बहुत सारे पेशेंट्स नहीं होंगे जो अभी भी उनका अडेरेंस इंप्रूव नहीं होगा, ऐसा पेशेंट्स बहुत कम होंगे जिनका अडेरेंस इंप्रूव नहीं हुआ होगा। तो ये ग्रुप बहुत छोटा हो जाता है, और इन पेशेंट्स को फॉलो करना, कि ये आपकी प्रायोरिटी पॉपुलेशन है, ये स्पेशल पॉपुलेशन है आपके लिए, तो इनको फॉलो करना जो है वो इतना कठिन नहीं है। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी सेटिंग में एक्चुअली क्या चीज चलेगी और ये पेशेंट्स के लिए क्या इश्यूज हैं जो आपको अपने लेवल पे सॉर्ट करने होंगे। उसके बाद जब EAC2 कंप्लीट हो जाता है तो हम सारे पेशेंट्स का वायरल लोड करेंगे। अब हम यहाँ पे अडेरेंस नहीं देखते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि देखें कि वायरल लोड कैसा चल रहा है पेशेंट का,
और अगर वायरल लोड सप्रेस्ड आ जाता है तो आप सेम ट्रीटमेंट पे कंटिन्यू करेंगे। अगर वायरल लोड सप्रेस्ड नहीं होता है ऐसे पेशेंट्स का, तो हम उनको सेसेप में रेफर कर देंगे। और सेसेप में जो है, इसके हम अगले स्लाइड में बात करेंगे कि अब जब हम सेसेप को रेफर कर रहे हैं पेशेंट्स को, तो सेसेप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेशेंट्स का इनडेप्थ रिव्यू करें। जो पेशेंट्स का अडियरेंस है उसको रीअसेस करें, उसके बैरियर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था कि जो सेसेप है वो डिफरेंट सेट ऑफ प्रोवाइडर है। पेशेंट के लिए वो एक पैनल है, एक्सपर्ट पैनल है। तो कई बारी जब सेसेप उसको कुछ बात बताता है तो हो सकता है वो उस पेशेंट को ज्यादा अच्छे से क्लिक कर जाए, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो इसलिए सेसेप का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर हम जो पुराना जो रोल था सेसेप का, सिर्फ पेशेंट का ये देखना कि हाँ आपने सुपरफिशियली देखा कि हाँ अडेरेंस ठीक है और पेशेंट का रेजिमेंट स्विच कर दिया। बट यहाँ पे हमको ये देखना है कि अगर पेशेंट अभी भी वायरली नॉन सप्रेस्ड है, तो इसका मतलब अगर उनके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है तो पहले सेसेप को ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि वो अडेरेंस के बारे में देखें कि पेशेंट का अडेरेंस तो ठीक, ऐसा तो नहीं है कि वो अडेरेंस या तो रिपोर्टेड ही खराब है, और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार रिपोर्ट कह रही हो कि अडेरेंस अच्छा है बट एक्चुअली में अडेरेंस अच्छा ना हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का अडेरेंस को रीअसेस करना और उसके बैरियर्स को समझना। और जो इश्यूज मैंने ईएसी के लिए बताए थे कि पेशेंट का पूरा कंप्लीट हिस्ट्री लेना, उसका पर्सनल हैबिट्स का, एडिक्शन का हिस्ट्री लेना, बिकॉज कई बार सब्सटेंस अब्यूज की वजह से भी अडेरेंस जो है वो इंटरफेयर कर रहे हो सकते हैं कि पेशेंट अल्कोहल लेता है या ड्रग्स लेता है, कुछ इस तरीके के भी इश्यूज हो सकते हैं। फिर ओआई या कोई क्लिनिकल कंडीशन तो नहीं है जो उसके ये हम दोनों एंगल से देखना चाहते हैं कि या तो उसकी वजह से वो ऐसा हो सकता है कोई और मेडिकेशन ले रहा हो जिसकी वजह से डीटीजी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, और ये भी हो सकता है कि कोई और क्लिनिकल कंडीशन डेवलप हो रही हो विच माइट बी अ साइन ऑफ फेलिंग रेजिमेन। तो उस तरीके से उसका भी पेशेंट को कोई ओआई कोई क्लिनिकल कंडीशन तो नहीं है जिसको हमको इमीडिएटली मैनेज करना है, और पेशेंट का मेंटल हेल्थ स्पेशली फॉर डिप्रेशन के लिए देखना है। तो यहाँ पर अगेन अगर पेशेंट, अब सेसेप को ये देखना है कि पेशेंट अडेरेंट है या नॉन अडेरेंट है। तो अगर पेशेंट नॉन अडेरेंट है तो ऑब्वियसली सेसेप का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पेशेंट को और ज्यादा इन डेप्थ और फोकस्ड अडेरेंस काउंसलिंग करें, उसके अडेर जो भी बैरियर्स हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। और फिर ये एंड सॉरी आई मिस्ड समथिंग कि यहाँ पर जब हम सेसेप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे पेशेंट्स में सेसेप को कोशिश करना चाहिए या तो टेलीसेसेप करने का, पेशेंट के साथ वर्चुअल कॉल करने का, और जहाँ पर आपके अपने सेम सेंटर का पेशेंट है तो वहाँ पे फिजिकली उससे मिलने का। तो अगर सेम सीओई और या आरटी प्लस का ही पेशेंट है तो आप उसके साथ फिजिकल कंसल्टेशन कर सकते हैं। नहीं है तो कम से कम वर्चुअल कंसल्टेशन होना चाहिए जिससे कि आप पेशेंट के साथ एक डायलॉग में एंटर कर सकें, उससे बात कर सकें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो हो सकता है उसने आरटी सेंटर को नहीं बताई हो, और जब आप बात करते हैं आप उसको कोशिश करते हैं उससे निकलवाने की, प्रोब करने की, तो वो हो सकता है वो आपको कुछ और एक्स्ट्रा बातें बता पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके साथ वर्चुअली कनेक्ट करें, और टेलीसेसेप इज अ गुड मीडियम टू डू दैट। और ऐसे पेशेंट्स का जो है वीकली फॉलोअप होना चाहिए जब जब जब, जब उनका ईएसी जो है अपने रेगुलर सेंटर में कंटिन्यू हो रहा है। बट सेसेप को वीकली फॉलोअप करना चाहिए कि हाँ इन पेशेंट्स का फॉलोअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो आपने उनको बताया था, जो इंटरवेंशन बताई थी अडेरेंस इंप्रूव करने के लिए, उसका फॉलोअप ठीक से एआरटी सेंटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर अडेरेंस जो है, अगर सेसेप कन्विंस्ड है कि अडेरेंस 95% से ज्यादा है, या कोई क्लिनिकल कंडीशंस ऐसी डेवलप हो रही है जो इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है पेशेंट फेलियर की तरफ जा रहा है, तो वहां पे सेसेप कैन टेक अ डिसीजन टू स्विच द पेशेंट टू एप्रोप्रिएट रेजिमेन। वहां पर पेशेंट को स्विच किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये जो सेकंड वाला ग्रुप है कि हाँ जिनको स्विच चाहिए होगा, ऐसा प्रोपोर्शन ऐसे पेशेंट्स का बहुत कम होगा। ज्यादातर पेशेंट्स में आपको अडेरेंस के इश्यूज मिलेंगे। तो सेसेप से ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि सेसेप थोड़ा सा इन पेशेंट्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देकर उनके साथ बात करके उनके इश्यूज को समझने का कोशिश करेगा और उनका समाधान करने की कोशिश करेगा सेसेप, जिससे कि वो पेशेंट्स का अडेरेंस इंप्रूव हो सके। Kiran sir, can we अब have the question 7? हाँ, Okay.
अभी तक हम सेसिप का बात कर रहे थे, अब हम इस लास्ट सेक्शन में जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक LFU पेशेंट है, वो जो ट्रैक बैक होकर आया है, तो उसका वायरल लोड आप कब करेंगे? तो ART रीइनिशिएट करने के टाइम पर, जब भी वो ट्रैक बैक होकर आए हैं पेशेंट को का वायरल लोड करेंगे, या उनका जब अडेरेंस इंप्रूव हो जाता है 95%, या 3 मंथ्स ऑफ ART रीइनिशिएशन और EAC, या जो भी उनका जो स्केड्यूल पहले से चल रहा था उस स्केड्यूल के हिसाब से करेंगे। स्टॉप द फोन। Yes, ma'am. तो हमें जो मिल रहा है वो मिक्स्ड आंसर मिल रहा है। तो बेसिकली हम इन पेशेंट्स का, जब पेशेंट को होके वो वापस आते हैं और उनको हम नहीं करते हैं, ना ही हम अडेरेंस इंप्रूव होने का करते हैं। हम इन सारे पेशेंट्स को, जो भी LFU होते हैं, वो जब वापस आ रहे हैं तो उनको हम EAC देंगे और उसके बाद हम 3 महीने पे उनका वायरल लोड करेंगे। तो ये डिसीजन एको ने क्यों लिया? क्योंकि क्या देखा गया है कि जब भी पेशेंट्स को ट्रैक बैक किया जाता है, तो ये देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो फिर से LFU होते जाते हैं। तो ये देखा गया है कि मतलब आपको ये डेटा दिख रहा है कि लगभग जो है 1/3 पेशेंट्स जो है वो LFU बन जाते हैं, और फिर उनको ढूंढा जाता है, वो फिर LFU बन जाते हैं। तो ये एक बहुत विशेष सर्कल चलता है। तो इसलिए प्रोग्राम ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी PLHIV को ट्रैक बैक करके लाया जाएगा, उनको EAC दिया जाएगा, सारे पेशेंट्स को जो भी LFU ट्रैक बैक होकर आए हैं, और उसके बाद 3 महीने के बाद उनका वायरल लोड किया जाएगा। और जो उनका पुराना जो शेड्यूल था वायरल लोड का, या उनका अडेरेंस क्या है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप EAC करिए पेशेंट का और 3 महीने के बाद वायरल लोड कर लीजिए। ठीक है। इफ वायरल लोड जो है मोर देन 1000 कॉपीज है ऐसे पेशेंट्स में, तो उनका EAC आपको कंटिन्यू करना है, वही EAC2 हो जाएगा। और अगर और उनका जो भी मतलब जो हमने देखा था कि इशू जो भी थे adherence के, वो है, वो मतलब बेसिकली EAC हम इसीलिए करवाना चाह रहे हैं कि पेशेंट अगर LFU हुआ तो कोई ना कोई रीजन तो जरूर रहा होगा कि वो ART नहीं ले पा रहा है। तो वो रीजंस को हमको एड्रेस करना है, और अगर ऐसे पेशेंट सप्रेस हो जाते हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करिए कि वो अच्छे से अब दवा ले रहे हैं और उनको वो दवाई वैसे ही कंटिन्यू करनी है। मेजर मैसेजेस थे इस OM में, वो हमने कवर कर लिए हैं। तो जस्ट टू समराइज कि हमने क्या क्या, इसकी मुख्य बातें थी इस सेशन की, कि जो नए पेशेंट्स हैं उनमें हम ART इनिशिएट करने के बाद 6 महीना, 12 महीना और उसके बाद हर 12 महीने पे, मतलब हर साल में एक बार वायरल लोड करते हैं। मतलब आपने पेशेंट को आज स्टार्ट किया ART, 6 महीने के बाद टेस्ट होगा, फिर 12 महीने के बाद, फिर उसके 12 महीने के बाद। जो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन पर है उनको हम 6 महीने में वायरल लोड टेस्ट करते हैं। प्रेग्नेंट वीमेन में 32 से लगता है कि वो उनको हमको बच्चे को जो है वो सिंगल प्रोफाइलेक्सिस देना है या डुअल प्रोफाइलेक्सिस देना है। तो ये इन्फेंट प्रोफाइलेक्सिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका पिछला ART का ड्यूरेशन क्या है, पिछला वायरल लोड का क्या स्केड्यूल था, इससे कोई मतलब नहीं है। 32 से 36 हफ्ते के बीच में सारी पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन का टेस्ट, वायरल लोड टेस्ट होना चाहिए। और जो LFU पेशेंट्स को हम वापस आते हैं, ट्रैक बैक होकर आते हैं, उनको हमको EAC देना है और उसके बाद 3 महीने के बाद उनका वायरल लोड कर लेना है। बाकी EAC1 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो काउंसलिंग है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, सेम काउंसलर करेंगे वो काउंसलिंग, और हम EAC1 3 महीने तक करेंगे। और SMO MO का इन्वॉल्वमेंट बहुत क्रिटिकल है। अगर 3 महीने के बाद अडेरेंस 95% हो जाता है तो हम वायरल लोड रिपीट कर लेंगे।
अगर नहीं होता है तो हम ऐसे केसेस में पेशेंट का EAC2 सेकेंड राउंड का स्टेप अप काउंसलिंग या एनहेंस्ड अटेंडेंस काउंसलिंग करेंगे। और जो भी पेशेंट सेसिप के पास भेजे जाते हैं, सेसिप को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उनका अडेयरेंस रीअसेस करे। उनका काम सेसिप का सिर्फ सेकंड लाइन प्रिस्क्राइब करना या थर्ड लाइन प्रिस्क्राइब करना नहीं है। जो भी करंट रेजिमेन है उस पे पेशेंट क्यों का अडेयरेंस लेवल कैसा है और वो क्यों नहीं अडेयर कर पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेसिप के लिए समझना। और हम एज अ सेसिप उसको क्या सॉल्यूशंस दे सकते हैं, उसको किस तरीके से समझा सकते हैं कि वो पेशेंट का अडेयरेंस इंप्रूव हो पाए। सो विद दिस आई थिंक हमारा ये सेशन के जो मुख्य बातें थी वो सब हम कर चुके हैं। तो अब अगर कोई आप लोगों के कोई सवाल है, कुछ शंकाएं हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। Ma'am, we'll give mic access first. We have very few questions in the chat box. Kiran sir, can we give mic Sure. access, please? सभी को माइक एक्सेस अभी दे दिया गया है। आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल? हेलो। जी जी बताइए मैम। हाँ मैम, आई एम सुष्मिता तिवारी फ्रॉम PDDU वाराणसी। यस मैम। हेलो यस मैम, हाँ जी। प्लीज गो अहेड। मैम, मेरा जी। एक क्वेश्चन था कि जैसे हाँ आपने बताइए, आप बताया अपना सवाल कि बताइए। हाँ जी मैं पूछ रही हूँ मैम। सर मैम, मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई क्लाइंट है, उसने 1 ईयर मेडिसिन ले लिया, पॉजिटिव क्लाइंट, डिस्कॉर्डेंट कपल है वो, और उसका वायरल लोड TND हो गया, यानी U=U अगर उसका आ गया, और वो अभी हमसे पूछ रहा है कि हम बेबी प्लान कर सकते हैं विदाउट प्रिकॉशन, तो क्या हम उसको उस समय क्या हम एडवाइस करें? उसकी वाइफ जो है निगेटिव। हाँ, ये डिस्कशन मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ऋषि मैम। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम जी 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 आवाज जी क्लियर जी, नहीं दो है। मिनट 2 मिनट सब। मैम आई थिंक आप तो अभी ऋषि मैम बहुत यू ही हैव टू। जल्दी अपनी ईवी वीडियो बताती हूँ। जी अभी जी ठीक है? यस मैम। अभी ठीक है? यस जी मैम। जी। हाँ, तो ये डिस्कशन अभी नैको के लेवल पे चल रहा है। और अभी जो नैको की EBTHS की गाइडलाइंस है ना, वर्टिकल ट्रांसमिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन फॉर सिफिलिस एंड HIV, ये उसके गाइडलाइंस में ये आएगा आपको बहुत क्लैरिटी के साथ। तो अभी के लिए मैं ये आपका जवाब होल्ड पे रखूंगी। जैसे ही वो गाइडलाइंस रिलीज होंगी, मैं कुछ कहने की स्थिति में होंगी। ठीक है? ओके मैम एक क्वेश्चन मेरा है, मैम ज्योत्सना बोल रही हूँ बस्ती हाँ आर्ट। जी। मैम हाँ ये जी। पूछा था कि जो पेशेंट TB और HIV की दवा, TB की दवा चल रही है, उन पेशेंट का वायरल लोड हम कब कराएंगे? रोज TB की उनका स्केड्यूल के हिसाब से कराएंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका TB का दवा चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो भी स्केड्यूल है आप उसी के हिसाब से वायरल लोड टेस्ट करिए। ओके मैम, थैंक यू। शशांक सर, आपका कोई सवाल है? किसी के कोई भी सवाल हो तो प्लीज माइक अनम्यूट कर सकते हैं, या तो फिर चैट बॉक्स में अपना सवाल डाल दीजिए। मैम फ्रॉम दी चैट बॉक्स सवाल है कि एक तो EAC फॉर्म कहाँ से मिल सकता है, एंड सेकंड क्वेश्चन इज जो लाइन लिस्ट बनेगी पेशेंट्स की फॉर EAC, वो कौन बनाएगा? ARTC काउंसलर बनाएगा या लैब टेक्नीशियन बनाएगा? थर्ड क्वेश्चन इज LFU ट्रैक बैक जब होता है पेशेंट, तो वो EAC में आएगा या EAC1 में आएगा? ओके, सो पहला क्वेश्चन है EAC फॉर्म। ये आपके गाइडलाइंस में अवेलेबल है। इसका आप फोटोकॉपी भी करा सकते हैं, या आप अपने अगर सैक्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सैक्स आपको प्रिंट करके भेज सकते हैं। और अगर वो नहीं पॉसिबल है तो आप गाइडलाइन में फॉर्म दिया हुआ है, आप उससे उसको फोटोकॉपी करवा कर अपने सेंटर के लिए रख सकते हैं। दूसरा सवाल है कि लाइन लिस्ट जो है, वो लाइन लिस्ट जो है बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ सोच के मॉड्यूल में अगर डेटा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर आप मास्टर लाइन लिस्ट से बना रहे होंगे। तो लाइन लिस्ट बेसिकली डेटा मैनेजर को जनरेट करके देना है, और उसके बाद जो फॉलो अप करना है वो काउंसलर को करना है।
आपका तीसरा क्या सवाल था श्वेता? मैम अगर कोई LFU पेशेंट ट्रैक बैक हो रहा है तो वो हाँ। EAC में आएगा या EAC 1 में आएगा? सो बेसिकली जो LFU का इशू है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट इशू था। इस पे बहुत डिस्कशन हुआ NACO का TRG में भी। और बेसिकली क्योंकि क्या देखा गया है कि LFU पेशेंट्स को ढूंढ के लाया जाता है और उसके बाद मतलब वो अगले क्वार्टर तक फिर वापस जो है मिस और LFU बनने लगते हैं। तो इसके लिए NACO ने ये डिसाइड किया है कि उनको हम EAC देंगे। उसको अभी हम 1 और 2 कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि हम उनका बेसिकली यहाँ पे जो पर्पस है कि वो क्यों LFU हुए थे, वो अडेरेंट क्यों नहीं है, उसको हमको एड्रेस करना है। और उसके बाद हम उनको 3 महीने पे वायरल लोड कर लेंगे। अगर उनका वायरल लोड सप्रेस्ड नहीं आता है, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो आप करते हो ना बेसिकली EAC 1 EAC 2 वो वहां से शुरू होगा। ठीक है। Only those questions in the chat box, ma'am. ठीक है। We have another 5 minutes. किसी के कोई सवाल हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। आप अपने सवाल dlcsinfo@itech-india.org उस पे भी भेज सकते हैं। Ma'am, I don't think there are any questions. Thank you so much for facilitating this important session and for giving us time for another session in Hindi. Thank you so much. Thank you, Dr. Bhavani, Thank you sir, so for, much. for joining us for the opening remarks. We thank all the participants for patient listening. Ma'am, can we conclude the session now? Yes, please. Thank you Thank- so much. thank और you. अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप ITech को लिख दीजिए, we will answer. Thank you. Thank you.